नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव में आपका स्वागत है। और यह स्पोर्ट ट्रेनिंग की चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं और इस वीडियो के लास्ट में सब्सक्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप लोग ईजिली प्राप्त कर सकें। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का 54 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड, यानी प्रिपरेशन पीरियड के समय, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल पीरियड आउट मोस्ट एम्फेसाइज इन लेड ऑन, यानी कि प्रिपरेटरी पीरियड के समय, प्रिपरेटरी पीरियड के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा पीरियड होता है और उस पर एम्फेसाइज किया जाता है, किस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिक कंपोनेंट को डेवलप करना। प्लानिंग ऑफ द ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम, साल के लंबे ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्लान करना। परफेक्टिंग द फंडामेंटल स्किल ऑफ द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के मूलभूत स्किल का परफेक्टिंग मतलब कि उसको परफेक्ट करना। और डी है प्रिपेयरिंग ओ ऑन सेल्फ साइकोलॉजिकली, यानी कि साइकोलॉजिकली तैयारी करना। तो इसमें अगर प्रिपरेटरी पीरियड की बात करें, प्रिपरेटरी यानी तैयारी फेज की बात करें और लंबे समय तक इस पर एम्फेसाइज दिया जाता है, तो फिजिकल कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। और इसमें दिया है कि कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस, तक कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस की वही है स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारा चीज़ इसी प्रिपरेटरी फेज के अंदर डेवलप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेटरी पीरियड टेक्निक ट्रेनिंग इज चीफली रिस्ट्रिक्टेड, यानी प्रिपरेटरी के फर्स्ट पीरियड में, यानी तैयारी के फर्स्ट फेज में टेक्निकल ट्रेनिंग, जो टेक्निक की ट्रेनिंग होती है, मुख्यतः प्रतिबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए है परफेक्टिंग द स्किल ऑलरेडी लर्न, परफेक्टिंग द स्किल ऑलरेडी लर्न, जो पहले सीखी गई हो गई स्किल है उसकी परफेक्शन, उसका परफेक्शन। और बी है लर्निंग न्यू स्किल आर दोज आर ऑफ अदर स्पोर्ट्स, यानी लर्निंग न्यू स्किल, नए स्किल को सीखना या वे अदर स्पोर्ट्स, कोई अदर स्पोर्ट्स सीखना। उसके बाद सी है इम्प्रूविंग टेक्निक ऑफ स्किल परफॉर्मेंस, टेक्निक को इम्प्रूव करना। और डी है एक्वायरिंग स्ट्रेटजी ऑफ विनिंग द इवेंट, एक्वायरिंग स्ट्रेटजी ऑफ विनिंग द इवेंट, यानी प्रतियोगिता को जीतने के लिए स्ट्रेटजी प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, लर्निंग न्यू स्किल आर दोज अदर स्पोर्ट्स, यानी प्रिपरेटरी पीरियड में हम कोई नई स्किल नहीं सीखते हैं और कोई नया स्पोर्ट्स नहीं सीखते हैं, जो ये मुख्य रूप से प्रतिबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हेन शुड द ट्रेनिंग इंटेंसिटी हाई टू बी मैक्सिमम एंड ट्रेनिंग वॉल्यूम लोअर, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में ट्रेनिंग के दौरान यानी ट्रेनिंग के समय कब इंटेंसिटी हाई से मैक्सिमम होना चाहिए और वॉल्यूम, ट्रेनिंग वॉल्यूम है, ट्रेनिंग का आयतन जो होता है लोअर होना चाहिए। तो मच बिफोर कंपटीशन, कंपटीशन से पहले। और बी है आफ्टर कंपटीशन, कंपटीशन के बाद। और सी है जस्ट कंपटीशन बिगिन, जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होने वाला हो। और डी है ड्यूरिंग द कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारी इंटेंसिटी जो होती है कंपटीशन के समय हाई होती है और वॉल्यूम लो होता है। प्रिपरेटरी फेज में वॉल्यूम हाई होता है और इंटेंसिटी लो होती है, और ट्रांजिशनल पीरियड में इंटेंसिटी भी लो होती है और वॉल्यूम भी लो होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, द टाइम स्पैन, स्पैन माने समय होती है, द स्पैन ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड नॉट बी मोर देन, यानी ट्रांजिशनल पीरियड का जो टाइम होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में वो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया है कि 1 से 3 वीक, 2 से 4 वीक और 4 से 6 वीक और 6 से 8 वीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्रांजिशनल पीरियड जो रिकवरी पीरियड होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में 4 से 6 वीक से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, द ड्यूरेशन ऑफ
1 microcycle of sports training. The duration of 1 microcycle of sports training. एक माइक्रोसाइकिल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के एक माइक्रोसाइकिल में कितने ड्यूरेशन होते हैं? तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की प्लान होती है, ईयरली प्लान बनती है, उसमें एक होता है मैक्रो ये माइक्रो के बाद, सॉरी माइक्रो के बाद हम बोल दिए मैक्रो, इसमें पूछा है। तो द ड्यूरेशन ऑफ 1 मैक्रोसाइकिल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक मैक्रोसाइकिल में, एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में एक मैक्रोसाइकिल में कितने टाइम होती है? तो 3 तरह की प्लान होती है, मैक्रो, मीजो और माइक्रो। मैक्रो जो होता है ईयरली होता है, और मीजो होता है मंथली होता है, और माइक्रो वीकली होता है। तो इसमें मैक्रो की जब जिक्र किया है तो 12 मंथ का होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना कोई बाहरी बल का प्रयोग किए, एन एक्सरसाइज कैन मेड हार्डर बाय इंक्रीज इट्स, यानी कि बिना कोई बाहरी बल का प्रयोग किए जब हम कोई एक्सरसाइज को हार्डर बनाते हैं, किसके द्वारा? कोई किसको बढ़ाकर? ऑप्शन नंबर दिया है वॉल्यूम और डेंसिटी, वॉल्यूम आयतन और घनत्व को बढ़ाकर, और बी है फॉर्म और फॉर्मेट को बढ़ाकर, सी है ड्यूरेशन और इंटेंसिटी टाइम और तीव्रता को बढ़ाकर, और डी है वेन्यू और इक्विपमेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। हम ट्रेनिंग के हार्डर को इसके ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को बढ़ाकर कर सकते हैं बिना एक्सटर्नल फोर्स यूज किए। क्वेश्चन नंबर 60 है, बॉडी स्कल्पचर। बॉडी स्कल्पचर मतलब, स्कल्पचर का मतलब होता है निर्माण। बॉडी स्कल्पचर सीक्स बॉडी डेफिनेशन, यानी संभवतः बॉडी परिभाषित करती है बॉडी बिल्डिंग को, नॉट मसल्स मास, न कि मसल मास। सो दे टेंड टू अचीव ग्रेटर मसल, यानी कि शरीर की परिभाषा, शरीर की बनावट शरीर को परिभाषित करती है, न कि मसल्स मास परिभाषित करता है। सो इसलिए दे टेंड टू अचीव ग्रेटर मसल, इसलिए ग्रेटर अचीव माने प्राप्त होती है, ग्रेटर मसल्स प्राप्त होती है। स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और स्पीड एंड एंडुरेंस, ऑप्शन नंबर डी सही है, एंडुरेंस। क्वेश्चन नंबर 61 है, जंपिंग विथ वेट जैकेट, यानी जंपिंग विथ वेट जैकेट, वेट जैकेट के साथ जंप करना, या रनिंग विथ एंकल वेट, या रनिंग एंकल वेट के साथ करना, किसकी विशेषता है? कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज की, रिलेटेड एक्सरसाइज की, स्पेसिफिक एक्सरसाइज की, और जनरल एक्सरसाइज की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज, यानी कि जंपिंग विथ वेट जैकेट और रनिंग विथ एंकल वेट के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज के से संबंधित है, उसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग एक्सपर्ट, स्ट्रेंथ गेन कम लार्जली थ्रू, यानी कि एक ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अनुसार स्ट्रेंथ गेन करते हैं, बड़ी मात्रा में गेन किया जा सकता है। यानी कहा है कि एक ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार स्ट्रेंथ एक बड़ी मात्रा में गेन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? अप हिल रनिंग, यानी कि पहाड़ी पर रनिंग, डिप्स एंड स्क्वाट्स, डिप्स और बैठक जिसे बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से, वेट ट्रेनिंग से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वेट ट्रेनिंग ही ऐसी एक मेथड्स है जो स्ट्रेंथ का लार्जली रूप में हम स्ट्रेंथ को गेन कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 63 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन दैट यू विल टू क्विक एंड स्ट्रांग एज ए वेट लिफ्टर और स्लो बट स्टेडली लाइक मैराथन रनर। निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर यह ज्ञात करता है कि आप फास्ट होंगे, या स्ट्रांग वेट लिफ्टर होंगे, या स्लो होंगे, या मैराथन रनर होंगे? तो कौन सी विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है, फैक्टर्स का निर्धारित करता है कि आप बहुत फास्ट होंगे, स्ट्रांग होंगे, वेट लिफ्टर होंगे, स्लो होंगे, और या एक प्रकार का अच्छा मैराथन होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है योर जेनेटिक मेकअप, आपका जो अनुवांशिक मेकअप है, योर फिटनेस लेवल, आपका फिटनेस लेवल, और योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपकी पोषण स्थिति लेवल, इंक्रीज इन योर मसल्स फाइबर, इंक्रीज इन योर मसल्स फाइबर, आपके अंदर जो मसल्स फाइबर का इंक्रीज
होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। योर जेनेटिक मेकअप ही आपको निर्धारित करता है कि आप एक मैराथन रनर होंगे, वेट लिफ्टर होंगे, स्लो आपका बॉडी काम करेगी या फास्ट काम करेगी। तो वो जेनेटिक फैक्टर मेकअप फैक्टर पे निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हेन ए मसल इज मेड टू कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली, यानी कि व्हेन ए मसल्स मेड टू कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली, कौन सी मसल्स बनाती है आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन में। क्या होता है जो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिकली होता है, तो क्या होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है इट दिया है ऑप्शन नंबर इट पफ अप, यानी उभार आना, मसल्स में उभार आना। बी है इट लेंथ चेंज, इसकी जो लेंथ होती है परिवर्तित होती है। इट्स लेंथ डज नॉट चेंज, इसकी लेंथ चेंज नहीं होती है। तो डी है इट्स साइज शार्टेन, और इसकी साइड छोटी होती है। तो आइसोमेट्रिकली मैं बार बार बता चुका हूँ कि आइसो मीन्स कुछ, मीटर माने लंबाई, जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं हो, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिकली। और इसे हेटिंगर और मूलर ने दिया था, और आइसोकाइनेटिक को जे पेरिन ने दिया था, और आइसोटोनिक को डी लून ने दिया था। तो ये सब लिखने लायक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बेनिफिट द एथलीट मस्ट वो प्रैक्टिसेस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बेनिफिट द एथलीट मोस्ट हु प्रैक्टिस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि क्वेश्चन बोला है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एक एथलीट को बेनिफिट करता है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करता है और उसके लिए आवश्यक होता है। गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए, ग्रेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए, या एन एक्सीलेंट लेवल ऑफ प्रिसीशन ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, और डायनेमिक बैलेंस और मस्कुलर एंडुरेंस के लिए, डायनेमिक संतुलन, गतिशील संतुलन या मस्कुलर क्षमता के लिए। तो 65 का ऑप्शन नंबर इसमें बी है, ग्रेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज प्रयोग की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन विच मीन्स इक्वल टेंशन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जिसमें इक्वल टेंशन होता है, तो उसे दूसरे नाम से क्या कहते हैं, क्या दूसरे नाम से जानते हैं, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन संकुचन, और सी है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और डायनेमिक गतिशील संकुचन। तो जो आइसोटोनिक पार्ट होता है वो डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट होता है, और इसके अंतर्गत इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 167, व्हेन आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज परफॉर्म अगेन रेसिस्टेंस लोड, when an isotonic exercise is performed against resistance to the load remains, यानी कि जब आइसोटोनिक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी रेसिस्टेंस, किसी लोड के प्रतिरोध, तो उस समय क्या होता है, कंस्टेंट होता है, लोड जो होता है कंस्टेंट यानी समान रहता है, बी वेरिएबल भिन्नता रहती है, स्टैटिक यानी कि स्थिर रहता है, और ओसिलेटिंग, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कांस्टेंट रहता है। जब कोई हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उस समय रेसिस्टेंट जो लोड होता है कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 68, मोस्ट एथलीट्स टुडे आर कन्वीनियंस्ड द हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इंक्रीज इन, आजकल मोस्ट एथलीट यह कन्विंस करते हैं कि हायर लेवल का परफॉर्मेंस केवल इस पे संभव है। अधिकतर एथलीट आजकल ये कन्विंस करते हैं कि हायर लेवल का परफॉर्मेंस इन पे संभव, इसके द्वारा संभव, किसके द्वारा, पावर एंड स्ट्रेंथ एंडुरेंस के द्वारा, बी है कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ के द्वारा, सी है स्ट्रेंथ पावर एंड एंडुरेंस, और डी है स्पीड कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्ट्रेंथ पावर और एंडुरेंस। स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना, पावर का मतलब होता है जिसमें स्पीड और स्ट्रेंथ कम्बिनेशन हो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि थकी हुई अवस्था में देर तक कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 69 क्वेश्चन नंबर 69 है कि व्हाट काइंड ऑफ लोड
loading do exercise like jumping from the bench or to the floor and then immediately back on the bench deficit। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज है कि बेंच से फ्लोर पे कूदना और फिर तुरंत ही फ्लोर से बेंच पे बैक पे जाना, तो किस प्रकार की एक्सरसाइज है? एसेंट्रिक एक्सरसाइज, कंसेंट्रिक है या पायोमेट्रिक है या स्पीड लोड है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंतर्गत बता दें कि इसमें एक्सप्लोजिव पावर का डेवलपमेंट होता है और इसमें स्पीड और स्ट्रेंथ का कम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स नेम द वन इन विच यू डू नॉट स्वेट इजली। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आसानी से पसीना नहीं निकलता है? तो टेनिस हो गया, टेनिस में पसीना निकलता है। स्केटिंग में भी, गोल्फ में भी, तो स्विमिंग में भी पसीना आसानी से नहीं आता है क्योंकि टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर 26 डिग्री होने के कारण जल्द से जल्द हमको स्वेटिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि द डिक्टिंग माने कहावत है, द डिक्टम हार्डर यू पुल द हार्डर विल द जिम रेसिस्ट एग्जाम्प्लीफाइड रिलेशनशिप बिटवीन। कहा है कि कहावत है कि कठिन खिंचाव जिम प्रतिरोध कठोर होगा। यानी कहावत है कि कठिन खिंचाव जिम प्रतिरोध कठोर होगा, उदाहरणतः इसके बीच संबंध है। तो उदाहरणतः इसके बीच संबंध है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है काइंड ऑफ वेट एंड एथलीट्स बॉडी बिल्ड, यानी वेट और एथलीट के शरीर निर्माण के प्रकार, और जिम वेट एंड फिटनेस लेवल ऑफ द एक्सरसाइज, जिम वेट और एक्सरसाइज का फिटनेस लेवल, और सी है लेवल ऑफ मस्कुलर फोर्स एंड टास्क बीइंग अटेम्प्टेड। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 71 का ऑप्शन नंबर डी सही है। यह हमारी क्वेश्चन के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसी तरह मैं 200 क्वेश्चन को कवर कराऊंगा और हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहिए। कमेंट भी करिए कि क्या कमी रह जा रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कौन क्वेश्चन आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है, ताकि मैं उसको फिर से क्लियर कराऊँ नेक्स्ट वीडियो में। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो नेट, KBS, NVA, DSSB और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।